पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शिमू और जूनर वहां से भाग रहे थे और उनके पीछे वो हुआ अपने फादर वू टोंग और एल्डर जिन जो होता है जिनतियान का बाप वो पीछे पड़े हुए थे। किसी भी तरह से उनको शिमू को जान से मारना था क्योंकि शिमू ने जिनतियान की जान ले ली है तो उसका बाप तो उसको नहीं छोड़ने वाला और वैसे भी वू टोंग तो शिमू को मारने के पीछे लगा ही हुआ है। इस वजह से वो लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन बदमाशों ने उनको वहां पर देख लिया था। इस वजह से वो लोग पहुंच जाते हैं शिमू के ऊपर अटैक करने के लिए ताकि उसकी वो जान ले सके, लेकिन शिमू अपनी पावर का यूज करते हुए उनका बढ़िया तरीके से मुकाबला करता है। वो उनको खूब मारता है जिस वजह से उन सभी की हालत खराब हो चुकी थी। पर तब वहां पर वू टोंग आकर पहुंच चुका था ताकि वो शिमू को मार सके, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वू टोंग जो था वो शिमू के पास आता है और यहाँ पर वो अपने साथियों की लाश देखकर एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो शिमू से कहता है कि तेरी जो तीर कमान है ना वो बहुत ज्यादा कमाल की है, जो काफी अच्छे अटैक वगैरह करती है और उसी के जरिए तू अभी तक के सर्वाइव कर पाया था, लेकिन अब यहाँ पर तेरा जो तीर है ना वो खत्म हो चुका है, तो तेरा तीर कमान भी किसी काम का नहीं रहा। तो अब मेरे पास चांस है तेरी जान लेने का, इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो शिमू कहता है कि इसका मतलब तुम सिर्फ इसी टाइम का इंतजार करते थे कि कब मेरा तीर खत्म हो जाए और उसके बाद तुम मुझ पर अटैक करने के लिए तुमने अपनी आंखों से अपने साथियों को मरते हुए देखा, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वू टोंग कहता है कि साथी ये तो मेरे भाड़े के टट्टू थे, इनको पैसा देता हूँ और जो चाहूँ मैं वो करवा सकता हूँ, और अब तो मुझे यहाँ पर तेरा वो तीर कमान भी चाहिए और तेरे पास जो टेक्निक है ना जो जूनर के बाप ने तुझे दी थी वो भी मुझे चाहिए। मैं दोनों के दोनों चीज को लेकर अपनी वो फैमिली को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लूंगा, उसके बाद कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। वैसे तेरे पास चांस था, तुझे यहाँ से भागने का मौका मिला था, लेकिन जूनर की वजह से तू भाग नहीं पाया और यहीं पर फंस गया। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश करा, तेरी सारी हीरोगिरी आज ही मैं यहाँ पर निकाल दूंगा। पहले मैं तुझे मारूंगा, उसके बाद जूनर से अपना अलग तरीके से हिसाब किताब लूंगा। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि मेरी और तेरी पावर के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है, तो तू मरने के लिए तैयार हो जा। शिमू भी यहाँ पे बड़े एटीट्यूड में उससे कहता है कि देखते हैं कि तू क्या ही कर सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तू कहाँ से भी आया हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन मैं आज तुझे यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं। तो वू टोंग ने तुरंत यहाँ पर अपना वेपन बाहर निकाल लिया था और उसकी मदद से वो शिमू के ऊपर अटैक करने को तैयार होता है। शिमू के पास भी वो स्वॉर्ड थी तो वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करा था और उसकी मदद से वो यहाँ पर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वू टोंग के जो अटैक थे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। शिमू को उस अटैक को रोकने में बहुत दिक्कत आ रही होती है। शिमू कहना चाहता है कि इसका बेटा वो हुआ जो था, जिस तरह की टेक्निक को वो यूज करता था उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक तो उसके बाप के पास है। ये टेक्निक इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मेरे किसी भी वेपन का इसके ऊपर असर हो ही नहीं रहा। शिमू यहाँ पर तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और पावर का यूज करते हुए वो वू टोंग के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके अटैक उतने ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाते। वू टोंग सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था और बहुत ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता है जिसका मुकाबला करना किसी के लिए भी आसान बात नहीं थी। वू टोंग यहाँ पर गुस्से में भी था तो अपना सारा गुस्सा उतारने के लिए वो शिमू के ऊपर एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक करता है। पर शिमू भी इतनी जल्दी हार मानने वाला तो नहीं था, वो भी अपनी पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक तो करता है, लेकिन हर बार जब भी वो अटैक करने की कोशिश करता है उसके अटैक उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। शिमू कहता है कि जितना ज्यादा ये अपनी वू टोंग स्वॉर्ड का यूज कर रहा है ना उतना ही ज्यादा इसकी स्वॉर्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा नॉर्मल अटैक करने से कुछ भी काम बनेगा, मुझे पहले इसकी कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी, इसकी और इसके स्वॉर्ड की कमजोरी, तब जाकर चांस हो सकता है कि मैं इसको हरा पाऊंगा। तो शिमू तुरंत अपने शैडो टेक्निक का यूज करता है और अपने कई सारे क्लोन बनाने के बाद वो सीधा जाकर अटैक मार चुका था उसी वू टोंग के ऊपर, लेकिन वो जहां से भी अटैक मारता है, जितने भी क्लोन को क्यों ना बना लेता है, लेकिन हर एक अटैक को, हर एक क्लोन को यहाँ पर वू टोंग आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता। वू टोंग शिमू से कहता है कि तुम्हारे अटैक तो कमाल के हैं लेकिन किसी काम के नहीं है। मुझ जैसे बंदे के सामने कोई नॉर्मल बंदा होता है छोटा मोटा तो उसके पास ये काम कर जाते हैं, लेकिन मेरा मुकाबला करने के लिए ये अरे गहरे अटैक तो कुछ काम नहीं आने वाले। आज तो यहाँ पर मरेगा, बहुत बुरी वाली मौत में तुझे मारने वाला हूँ, देखता हूँ कि कब तक तू बच पाता है। वो यहाँ पर और भी कैसे अटैक करता है शिमू के ऊपर। उसने अपना प्रोटेक्शन बैरियर भी क्रिएट कर लिया था, तो बैरियर के अंदर शिमू कितना भी अटैक क्यों ना कर ले वहां तक उसके अटैक पहुंच ही नहीं रहे थे। जब अटैक ही नहीं पहुंच रहे थे तो वू टोंग के ऊपर अटैक लगेगा तो लगेगा कैसे। ऊपर से जो यहाँ पर वू टोंग ने फॉर्मेशन क्रिएट किया था ना प्रोटेक्शन बैरियर वाला, उसके ऊपर कोई भी अटैक किया जाए तो वो बिल्कुल रबर की तरह बाउंस बैक अटैक को कर देता है। मतलब शिमू एक अटैक करने जाता तो वो अटैक सीधा उस प्रोटेक्शन बैरियर से टकरा कर उल्टा उसी की तरफ आ जाता। इस वजह से शिमू खुद परेशान हो चुका था कि एक तो यहाँ पर इसका अटैक लग रहा है, ऊपर से मेरा ही अटैक खुद मेरे पास लौट कर आ रहा है। वू टोंग यहाँ पर शिमू से कहता है कि शिमू ट्रेलर तो दिख ही गया होगा कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पिक्चर तो अभी बाकी है, उसके अंदर मैं तेरी आराम से एकदम धीरे धीरे करके तेरी जान लूंगा। अब तेरे को मारने के लिए मेरे पास मेरी एक और खतरनाक टेक्निक है जिसका नाम है कॉलिंग वुड स्वॉर्ड टेक्निक। शायद तूने इसका नमूना पहले कभी ना देखा हो, लेकिन जब तू देखेगा ना दोबारा कभी देखने के लायक ही नहीं बचेगा। तुझे तो गर्व से मर जाना चाहिए कि तू इतने कमाल की टेक्निक के हाथों से मार रहा है। तो वो सीधे अपनी कॉलिंग वुड टेक्निक को देकर मार देता है शिमू के ऊपर, जिस वजह से अजीब से अटैक वगैरह आ रहे थे जो शिमू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब एक अटैक करता है यहाँ पर शिमू के ऊपर वो वू टोंग, तो वो अटैक उसका पीछा करने लग जाते हैं, मानो कि उस शिमू के अंदर ट्रैकिंग डिवाइस लगा हो और उसी अटैक को वो डिवाइस फॉलो कर रहा है। इस वजह से शिमू कितना भी कोशिश क्यों ना कर लेता वो बच ही नहीं पा रहा था उस अटैक से। शिमू कहता है कि लगता है कि अब मुझे वो करना ही होगा, तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी सबसे
सबसे खास टेक्निक 8 स्लैश अटैक को वो यूज कर लेता है। उसके एक साथ 8 स्लैश अटैक बनते हैं और एक साथ वो जा चुके थे उसी प्रोटेक्शन बैरियर के ऊपर अटैक करने के लिए। वो बैरियर के ऊपर तो अटैक करने जाते हैं लेकिन बीच में शिमू भी आ जाता है ताकि अपने अटैक के अंदर और मजबूती डाल सके। और इसके बाद तो होता ये है कि वो जो प्रोटेक्शन बैरियर लगाया था वुटांग ने, वो वहां पर काफी हद तक के डैमेज हो जाता है और चकनाचूर हो चुका था। ये देखकर शिमू को चोट तो काफी ज्यादा लगती है जैसे वो प्रोटेक्शन बैरियर टूटा था उसकी वजह से, लेकिन शिमू कहता है कि यही मेरे पास मौका है, मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगा, अब मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ इस वुटांग को। पर वुटांग को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका बैरियर टूटा था ना, उसके पास फिर भी इतनी ज्यादा पावर थी कि वो आराम से शिमू का मुकाबला कर सकता है। वो जितने भी शिमू अटैक करता है वो सारे के सारे अटैक ही एसेंस को खुद के साथ मर्ज कर लेता है। इस वजह से वो अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग कर पा रहा था शिमू के अटैक को एब्सॉर्ब करते हुए, क्योंकि शिमू के अटैक के अंदर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद थी। तो ये करने से वो वुटांग और भी ब्रूटल अटैक कर पा रहा होता है। यहाँ वुटांग तो बिल्कुल शान से खड़ा था लेकिन शिमू की हालत खराब हो चुकी थी, वो अभी कुछ भी करने का लायक बचा ही नहीं था, वो बिल्कुल इंजर्ड होकर अधमरा हो चुका था। वो यहाँ पर वुटांग से कहना चाहता कि कोई बात नहीं, तुझे और भी अटैक करने हैं ना, सब अटैक कर दे, मैं सब कुछ हैंडल करने के लिए तैयार हूँ, देखता हूँ कि आज तो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तो वुटांग कहता है कि चल अच्छी बात है कि कम से कम तुझे ये तो पता चला कि जब से मैं तेरी ही पावर को, तेरी ही एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा था, पर अफसोस कि तूने ये जानने में बहुत देरी कर दी। अब तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि तू वैसे भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। मुझे एक बात बता कि जब तूने उस जोनर को बचाने के लिए सबके सामने मेरी वो फैमिली की बेइज्जती की थी, तूने कभी भी सपने में सोचा था कि ये दिन आएगा जब तू मेरे सामने अपनी जान की भीख मांग रहा होगा? तुझे रिग्रेट फील हो रहा है ना कि उस जोनर को आखिर तूने क्यों बचाया? अगर नहीं बचाया होता तो आज तो यहाँ पर जिंदा होता, ये नौबत आती ही नहीं। तो शिमू कहता है कि रिग्रेट तो मुझे कभी किसी बात का हुआ ही नहीं। तेरी वो फैमिली बाहर से इतना स्कॉलर दिखाती है कि इतने सारे अच्छे लोग हैं हमारे इस वो फैमिली के अंदर, लेकिन अंदर से ही सभी को पता है कि तुम लोग की जितने ज्यादा अच्छा दिखते हो ना, उससे ही ज्यादा कहीं गुना घटिया हो। तो ऐसे लोगों को अगर मैं यहाँ पर बेइज्जत करता नहीं, तुमको सबक नहीं सिखाता, तो कोई दूसरा अगर जरूर ये काम करता, तुम तो वैसे भी बचने वाले नहीं थे। तो अब शिमू यहाँ पर एक बार फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। जहां अब तक कि वो सिर्फ 8 स्लैश अटैक को यूज कर पा रहा था, उसने अपनी फोर्सफुली पावर को मर्ज किया और अब एक बार के अंदर वो 9 स्लैश अटैक को यूज कर पा रहा था। और ये होता है इस स्लैश टेक्निक का ना एकदम पीक लेवल, मतलब कि शिमू ने अपनी स्लैश टेक्निक को मास्टर कर लिया। जो मास्टर कर लेता है वही यहाँ पर 9 स्लैश अटैक को यूज कर पाता है। तो ये देख वो वुटांग कहने लग जाता है कि वाह कमाल कर दिया तुमने, आखिरी टाइम पे तुमने जलवा दिखाई दिया, पर जलवा दिखाने में भी बहुत देर कर दी है। मैं यहाँ पर अब किसी चीज से डरने वाला नहीं हूँ, मुझे तुझे किस तरह से मारना है कि मुझे अच्छी तरह से आता है। वो तुरंत यहाँ पर अपनी एक और टेक्निक को यूज कर लेता है जिसका नाम था रीचिंग द स्काई टेक्निक, और उसने मर्ज कर लिया था अपनी कॉलिंग वुड टेक्निक के अंदर उस टेक्निक को, और दोनों टेक्निक को एक साथ भेज देता है शिमू की तरफ। शिमू के 9 स्लैश अटैक एक तरफ से आ रहे थे और इसके ये अटैक एक तरफ से जा रहे थे, जिस वजह से होता है कि शिमू के 9 अटैक वहां पर उस अटैक को वुटांग के रोक तो देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अटैक का हिस्सा वुटांग के शिमू को जा लगा था। इस वजह से शिमू की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। तो यही मौका देखकर सीधा वुटांग बीच में आता है और अपनी स्वॉर्ड को शिमू के सीने के अंदर घुसा चुका था, पर जैसे वो स्वॉर्ड घुसाता है उसकी स्वॉर्ड अंदर जाती ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि शिमू का जो शरीर है ना वो नॉर्मल नहीं है, वो बिल्कुल पत्थर के जैसा है जिसको किसी भी अटैक से रोक पाना बिल्कुल नामुमकिन है। तो अब शिमू एक बार फिर से वहां पर खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद वो वुटांग के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुका था। वुटांग देख के समझ ही नहीं पाता कि इसको हुआ क्या, इसका शरीर है कि क्या है, किसी चीज का असर क्यों नहीं हो रहा। लेकिन कोई बात नहीं, ये कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं। शिमू तो अब पूरी तरह से पीछे ही पड़ चुका था उसे वुटांग को अब वो छोड़ने वाला नहीं था। शिमू से अपनी स्वॉर्ड फेंक कर मारता है वुटांग के ऊपर, जिससे होता ये कि वुटांग का गला जो था ना वो कट चुका था, वो खून से बिल्कुल नहा जाता है। बड़ा यहाँ पर वो एटीट्यूड दिखा था, लेकिन शिमू के एक ही अटैक ने उसकी गर्दन अलग करके रख दी। शिमू से कहता है कि क्या हुआ, अब तुम्हारी हवा निकल गई? बड़ा मुझसे कह रहे थे कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन परफेक्ट मौके का इंतजार करना ना मुझे भी आता है। जब तुम मेरे करीब आए तभी मुझे बेस्ट मौका लगा तुम्हारी जान लेने का। वुटांग तो यकीन नहीं कर पाता कि नहीं ये नहीं हो सकता, मैं मर नहीं सकता, मुझ जैसा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर तुझ जैसे बचकाने के हाथों कैसे मर सकता है। यहाँ पर वो आखिरी सांसें ले रहा था वुटांग और ऐसा लग रहा था कि अब उसकी जान जाने वाली है। शिमू कहता है कि तेरे हारने की वजह ना तेरा ओवर कॉन्फिडेंस और तेरा एटीट्यूड था, तुझे अपने सामने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए था, यही करके तूने गलती की जिसकी भरपाई का मौका तुझे कभी नहीं मिलेगा। और तब तक कि वहां पर वुटांग मारा जा चुका था। शिमू ने अपने एक दुश्मन की जान ले ली, लेकिन अभी भी और दुश्मन बचे हुए थे। तो शिमू कहता है कि मैंने वुटांग को तो जान से मार दिया, लेकिन इसका बेटा कहाँ छुप कर बैठा हुआ है? ये वुटांग अपने बेटे के साथ ही आया होगा ना, तो मुझे वो हुआ को भी ढूंढना चाहिए। वो भी मुझे लगता है कि आसपास ही मौजूद होगा और घात लगाकर बैठा होगा मुझ पर अटैक करने के लिए। तो उसका प्लान फेल करते हुए मुझे पहले उसके पास जाना है, क्योंकि अगर मैं और भागने की कोशिश करता हूँ ना तो वो किसी भी तरह से मुझे ढूंढ लेगा और वो मुझ पर अटैक करने की कोशिश करेगा। इसलिए बेहतर यही है कि मैं पहले खुद ही यहाँ पर अटैक करता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर वो हुआ मुझसे बच पाता है या नहीं बच पाता। शिमू वो हुआ को ढूंढने के लिए निकल चुका था, तो वो हुआ जो होता है ना वो अभी भी जंगल के अंदर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा था। उसको यकीन था कि उसका फादर गया शिमू को मारने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, वो आराम से शिमू को जान से मार डालेगा। ये सभी लोग यहाँ पर बातें कर रहे थे कि वुटांग के लिए अभी
अभी तक के उस शिमू को मारना पॉसिबल हुआ भी होगा या नहीं हुआ होगा। तो चेले चपाटे कहने लग जाते हैं वो हुआ से कि आपके फादर तो है ही कमाल के, उनके लिए शिमू जैसे बंदों को मारना आपको सच में लगता है कि बड़ी बात होगी? बिल्कुल भी नहीं, चिकन काटने के बराबर होगा शिमू उनके सामने। वो भी कहता है कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है, एक बार शिमू मर जाए उसके बाद जूनर के साथ तुम लोग मजे कर लेना, जो करना है वो करना, मैं तुम्हें बिल्कुल खुली छूट देता हूँ। तो वो लोग भी कहने जाते हैं कि वाह ऐसा मौका तो हमें बार बार कहाँ मिलता है, जूनर तो है इतनी ज्यादा सुंदर, बड़ा मजा आएगा। लेकिन तभी अचानक वही अटैक आकर लगते हैं और दोनों के दोनों जो चेहरे चपाटे थे वो हुआ के दोनों एक पल के अंदर मर चुके थे। वो हुआ ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि नहीं ये क्या हुआ, कौन है यहाँ पर जो मेरे साथियों को उसने जान से मार डाला, हिम्मत है तो बाहर निकल कर आओ। तो जैसे वो आवाज लगाता है वहां पर एकदम एटीट्यूड के साथ शिमू एंट्री मार चुका था। ये देखकर वो हुआ बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, तू यहाँ पर आया तो मेरे फादर कहाँ गए, वो तो तुझे ही मारने गए थे ना, वो क्यों नहीं आया अभी तक, तू जिंदा बचकर कैसे लौट आया। तो शिमू कहते कि तेरा बाप, जा पीछे जाके देख वहाँ पे तेरे बाप की लाश पड़ी होगी, अंतिम क्रिया करनी है तो जाके कर लेना। तो ये सुनकर वो हुआ कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, ये मेरे फादर नहीं मर सकते, वो भी तेरे जैसे इंसान के हाथों, ये कैसे हो गया। वो तुरंत गुस्से में जाता है शिमू के ऊपर अटैक करने के लिए कि तूने मेरे फादर को मारा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उनके बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो चुका था, लेकिन शिमू एक ही बार के अंदर उसको सीने से ही काट कर अलग कर देता है। जिस तरह से शिमू ने उसके बाप को मारा, अब यहाँ पर उसके बेटे को भी बीच से ही काट कर अलग कर दिया। शिमू कहते हैं कि चल अच्छी बात है कि तू अपने फादर से मिल पाएगा, जाके आफ्टर लाइफ के अंदर अपने फादर को ना हाय बाय कह देना। बाप बेटे को तो शिमू एक पल के अंदर ठिकाने लगा चुका था। इसके बाद वो चला जाता है एल्डर जिन का मुकाबला करने के लिए। सबसे पहले वो देखता है जूनर को जो एक पेड़ के पास छुप कर बैठी हुई थी। उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि यहाँ पर कोई दुश्मन आकर उसके ऊपर अटैक न कर दे। तो इसको लगता है वहां पर कि कोई तो कोई आ रहा है। वो और ज्यादा डर जाती है कि यहाँ पर कौन आ रहा है। लेकिन जब वो देखती है तो वहां पर शिमू मौजूद था। शिमू को देखकर उसकी जान में जान आती। शिमू कहते हैं कि फक्र करने की बात नहीं है, मैं आ चुका हूँ और मैंने आधे दुश्मनों का मुकाबला करके उनको ठिकाने लगा दिया, बस थोड़े से और बाकी हैं। इसके बाद शिमू जो होता है वो जूनर को लेकर वापस से पहाड़ी वाले एरिया में जा चुका था, क्योंकि वो एल्डर जिन जो है वो भी वहां पर ही जा रहा होगा ना, तो वहां जाने के बाद वो उसका मुकाबला करते हुए उसकी भी जान ले सकता है। और अगर वो रास्ते में नहीं मिला तो तब तक शिमू जूनर को किसी सेफ जगह पर पहुंचा देगा। और काफी दूर भागने के बाद वापस से शिमू थोड़ा सा थक जाता है, लेकिन फिर भी वो पहाड़ी वाले इलाके में आकर पहुंच चुका था। और जैसे वो जा रहा होता है ना, उसको वहां पर वही ईगल नजर आता है जो कि एल्डर जिन का था। उसको देखकर शिमू समझ जाता है कि नहीं ये एल्डर जिन जो है ना वो आसपास ही कहीं मौजूद है, और अगर वो यहाँ पर होगा तो हम उस माउंटेन तक पहले तो नहीं जा सकते, हमें पहले उसको ठिकाना लगाना होगा, उसके बाद ही हम माउंटेन पे जाएंगे, क्योंकि ऐसा वो जाने हमें तो नहीं देगा। शिमू यहाँ पर जूनर से कहता है कि देखो तुम जाओ और किसी से जगह पर जाकर छुप जाओ, मैं जा रहा हूँ उस एल्डर जिन का और उसके जितने भी साथी है ना उनका ध्यान भटकाने के लिए, ताकि उनको यहाँ से भगा सकूं और मौका मिले तो मैं उनकी जान तक ले सकूं। इसलिए कुछ टाइम का इंतजार करो, मैं जल्दी लौट कर वापस आ जाऊंगा। तो अब यहाँ पर शिमू जो था वो जूनर को वहां से भेज देता है और आगे बढ़कर वो पहुंच जाता है सबसे पहले उस ईगल के ऊपर अटैक करने के लिए। जितने को भी उसने मारा था ना अपने तीर कमान की मदद से, तो वो सारे के सारे तीर को उठा चुका था। इस वजह से शिमू के पास वापस से तीर आ जाता है और एक ही अटैक के अंदर वो उस ईगल की जान ले लेता है। ईगल के मारते साथ ही यहाँ पर एल्डर जिन जो था वो देख चुका था कि शिमू पास में ही मौजूद है, तो सीधा शिमू को देखते ही उसके पीछे पड़ जाता है कि शिमू तू बचेगा नहीं, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। शिमू कई सारे अटैक करता है उस एल्डर जिन के ऊपर और वो उसको वहां से भगाते हुए मारने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से उस एल्डर जिन के साथी तो कई सारे मारे जाते हैं, लेकिन एल्डर जिन अभी तक के नहीं मारा था। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसको मारना इतना आसान भी नहीं होगा। एल्डर जिन शिमू के सभी अटैक से बचता है और अब पूरी की पूरी साथी को खोने के बाद एल्डर जिन अकेला बच चुका था। वो शिमू का पीछा कर रहा था और कहता है शिमू से कि शिमू तू बचने वाला नहीं है, मैं भी तो देखूं कि तू कहां तक भाग सकता है, जहां भागेगा वहां तुझे ढूंढ कर तुझे जान से मार डालूंगा। वो अपनी डबल थंडर स्वॉर्ड लिए हुए शिमू के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच चुका था। शिमू भी उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एल्डर जिन तो एकदम पागल हो गया था। उसके अटैक सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, जिसका मुकाबला करना अच्छे से अच्छे कल्टीवेटर की हालत खराब कर सकता है। लेकिन शिमू भी अभी यहाँ पर अपने 9 स्लैश को सीख चुका था ना, तो वो उसका यूज करते हुए उस एल्डर जिन को खूब मारता है, इतना मारता है कि एल्डर जिन की हालत खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी एल्डर जिन इतनी जल्दी हार मानने वाले था। उसको भी अपने बेटे का गुस्सा था कि किस तरह से शिमू ने उसके बेटे की गर्दन अलग कर दी थी, तो वही गुस्सा उतारने के चक्कर में वो बिल्कुल पागलों की तरह शिमू के ऊपर अटैक करा था कि मैं मर जाऊं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मैं शिमू को छोड़ूंगा नहीं, मुझे शिमू की लाश देखनी ही है। जिस तरह से उसके बेटे को मारा गया था वो उसी तरह से शिमू को मारने में लगा हुआ था। वो अपनी थंडर पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और उसके जरिए वो यहाँ शिमू के ऊपर अटैक कराता है। शिमू भी यह देखकर एक पल को घबरा जाता है कि इसके अटैक तो सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसकी खास टेक्निक है वो थंडर वाली, जिसको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो कई सारे अटैक शिमू को लग चुके थे, इस वजह से शिमू इंजर्ड हो जाता है, लेकिन अभी तक कि वो मारा नहीं था। तो एल्डर जिन कहता है कि बिल्कुल अपने बाप की तरह है, तो यहाँ पर इतना मार खाने के बाद भी मरने को तैयार ही नहीं है। ऐसा ही तेरा बाप भी था, लेकिन कोई बात नहीं, जो तेरे फादर का अंजाम हुआ था ना वो मर गया था, अब वैसा ही तेरा भी अंजाम होने वाला, तू भी मरेगा, वो भी मेरे हाथों। मैं तुझे 1% चांस नहीं देने वाला हूँ सर्वाइव करने का। जो तूने किया है ना उसका
बदला मैं तुझसे लेकर ही रहूंगा। एक बार तू मर जाए उसके बाद तू अपनी फैमिली से जाकर मिल लेना ऊपर। तो ये सुनकर शिमू का एकदम दिमाग खराब हो जाता है। वो एल्डर जिन से कहता है कि क्या वो जो मास्क मैन था जिसने मेरे दोस्त के परिवार को मारा और मुझे भी जानने की कोशिश की ताकि वो मेरी जान ले सके, तो क्या उसको भेजने वाले तुम्हें थे? तुमने ही उस मास्क मैन को भेजा था। तो एल्डर जिन कहता है कि अब वैसे भी तुम मरने वाले हैं तो बात छुपा कर क्या ही मतलब है। हाँ, तुम ऐसा समझ सकते हो कि वो काम मैंने ही करवाया था। तो ये सुनकर शिमू जो था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि एल्डर जिन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरे पूरे दोस्त के परिवार को मार डाला जिसने मुझे सहारा दिया था। एक ऐसा परिवार जिसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन तूने अपने खातिर, अपने फायदे के खातिर उनको मार डाला। एल्डर जिन, तुम बचेगा नहीं। तू जिस तरह से मैं तुझे मारने वाला था ना, उससे भी ब्रूटल मौत अब देने वाला हूँ। अब देखता हूँ कि तू कैसे बच सकता है। तो ये सुनकर एल्डर जिन जो था वो कहता है कि देखता हूँ कि तू मेरा क्या बिगाड़ लेता है। कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। जिस तरह से तेरा वो फैमिली मरी थी ना दोस्त वाली, उसी तरह से तू भी मरेगा। वो तुरंत ही अपने लाइटनिंग डोमेन की पावर को एक्टिवेट कर लेता है जो उसकी खास टेक्निक थी और उसकी मदद से वो शिमू की जान लेने को तैयार था। उसकी लाइटनिंग डोमेन की पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि शिमू को कई सारे अटैक जाकर लग जाते हैं और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। लेकिन शिमू जब उसको पता चल गया कि उसके फैमिली के परिवार वालों को मारने वाला कौन था, तो अब कैसे वो रुक सकता है। अब उसको अपने जान की परवाह नहीं थी। वो किसी भी तरह से उसको मारना चाह रहा था। वो अपने एक के बाद एक करते हुए सारे अटैक को यूज करता है ताकि किसी भी तरह से वो एल्डर जिन का मुकाबला करते हुए उसकी जान ले सके। वो एल्डर जिन कहते हैं कि बस बहुत हो गया तेरा नाटक, बहुत उछल कूद मचा लिया तू, लेकिन तू अब बचने वाला नहीं है। जिस तरह से तूने मेरे बेटे का गर्दन उड़ाया था ना, उससे भी 1000 गुना ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा मैं तुझे। तो शिमू कहता है कि आ जाना, करके दिखा तू, अगर तेरे अंदर हिम्मत होगी तो, वरना उसी तरह की मौत मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनते साथ ही वो जो एल्डर जिन था वो अपनी एक और खास टेक्निक को यूज करता है जिसका नाम था ब्लड पाम। और उस टेक्निक को यूज करते हुए वो सीधा शिमू के ऊपर अटैक कर चुका था। लेकिन शिमू भी अपनी की कंडेंसेशन की जो पावर होती है, अपनी की एनर्जी को मर्ज करता है और एक पंच अटैक बनाकर सीधा उस पाम अटैक के ऊपर मार देता है, जिस वजह से वो पाम अटैक जाकर काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका था। इससे अटैक शिमू को भी तो लगता है, लेकिन उसने ये वाला अटैक फाइनली रोक लिया था। लेकिन एल्डर जिन तो रुकने वाला नहीं था। वो एक के बाद एक करते हुए कई सारे पाम अटैक मारता है शिमू के ऊपर ताकि वो शिमू की जान ले सके। लेकिन शिमू भी उसके हर एक अटैक को झेलता जा रहा था। शिमू रुकने वाला नहीं था और वो कई सारे चोट पहुंचाता है एल्डर जिन के ऊपर। एल्डर जिन पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुका था। कई सारा उसका शरीर का हिस्सा कट जाता है, लेकिन फिर भी हार मानने को अभी तैयार नहीं, ना ही शिमू हार मानने को तैयार था। तब शिमू का एक अटैक जाकर लगता है एल्डर जिन को, जिस वजह से उसकी हालत खराब होती है। तो वहीं एल्डर जिन का एक अटैक लगा था शिमू को, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। दोनों बिल्कुल अधमरे होकर मरने के कगार पे पहुंच चुके थे। शिमू तो अभी 3 लोगों से फाइट करके आया, इतने लोगों से फाइट करके आया तो वो और ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। यही मौके का फायदा उठाते हुए एल्डर जिन एक बार फिर से खड़ा होता है और शिमू से कहता है कि बस अब तेरा चांस खत्म हो गया, अब तू बचेगा नहीं। वो सीधे जा चुका था शिमू को मारने के लिए, लेकिन क्या वो शिमू को मार पाएगा ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। वो सीन हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।